नमस्कार। मैं काफ़ी दिनों से ये सोच रहा था कि गवर्नमेंट कॉलेजेस रेगुलरली लगाएगी, क्योंकि मेरे जो सब्जेक्ट हैं वो ज़्यादातर न्यूमेरिकल हैं, बिना बोर्ड के वो संभव नहीं है। अब क्योंकि एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर कर दी है, तो मैं जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आपसे डिस्कस वीडियोज़ के माध्यम से करूँगा, और मैं सभी स्टूडेंट्स से अपेक्षा करता हूं कि वो अपने भविष्य को देखते हुए, उन्होंने अब तक बहुत कुछ पढ़ा भी होगा, कुछ चैप्टर हमने किए भी थे, और बाकी मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करेंगे। आपका भविष्य आपके हाथ में है, आप ही को इस समय में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। तो ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। ये चैप्टर हमने कर लिया था, ऑडिटिंग का फर्स्ट चैप्टर है, मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेज या इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस। इस पे एक क्वेश्चन आता है। हमने पहले ही जाना था कि ऑडिटिंग क्या है। सबसे पहले मैं इसकी आपको इंट्रोडक्शन देता हूं कि ये जो ऑडिटिंग जो शब्द है इंग्लिश का, ये लैटिन शब्द ओडायर से बना है, AUDIRE, ओडायर। ओडायर का लैटिन में अर्थ होता है टू हियर, सुनना। यूनान में उस समय में, या रोम में या यूनान में उस समय जो पॉलिटिकल लेखा जोखा होता था उसको सभा में सुनाया जाता होगा, और जो जानकार व्यक्ति थे उसको सुन करके सही गलत का फैसला देते थे, इसलिए इसको ओडायर शब्द दिया गया। ऑडिटिंग कहलाया बाद में चल के। विधिवत शुरुआत ऑडिटिंग की डबल एंट्री सिस्टम से ही हुई। 1494 में इटली के लुका पिसालो ने डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग में शुरू किया था, तब से व्यवस्थित अकाउंटिंग शुरू हुई। 1888 में इंग्लैंड ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स शुरू की। वहां से चार्टर्ड अकाउंटेंट निकलने शुरू हुए, एक्सपीरियंस होल्डर और अच्छे विशेषज्ञ अकाउंटेंट वहां से बनने शुरू हुए थे। भारत में यह कार्य विधिवत रूप से 1 अप्रैल 1914 से शुरू हुआ। 1913 में जो कंपनी एक्ट बना था उसमें ऑडिटिंग की बारे में कहा गया था। तो इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 के अनुसार 1 अप्रैल 1914 से ऑडिट शब्द की जो है विधिवत प्रचलन में आया। ये कार्य अकाउंटेंट ही करते थे। जो GDA कहलाते थे, गवर्नमेंट डिप्लोमा इन अकाउंटिंग होल्डर थे। GDA, गवर्नमेंट डिप्लोमा इन अकाउंटिंग, बाद में इनको RA कहा जाने लगा, रजिस्टर्ड अकाउंटेंट्स। फिर 1949 में भारत में 1949 में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट आया, और तब से हमारे देश में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने शुरू हुए, और ऑडिटिंग के कार्य के लिए ये क्वालिफिकेशन अनिवार्य कर दी गई। अब बात करते हैं ऑडिटिंग क्या है। जैसा कि हमने पढ़ा है, ऑडिटिंग implies the examination of books of accounts and related documents of any organization with the vouchers and related documents to correctly estimate the accuracy, reliability, completeness and regularity of the accounting books। अर्थात ऑडिटिंग का कार्य बुक ऑफ अकाउंट्स जो होती हैं उनके अंदर जो लेखा जोखा किया गया है, उस लेखे जोखे की जांच, उससे संबंधित वाउचर्स और संबंधित अन्य डॉक्यूमेंट्स की सहायता से उनकी शुद्धता, पूर्णता और निरंतरता कन्वेंशंस ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग वो हैं कि नहीं, ये सुनिश्चित करने के लिए उन बुक ऑफ अकाउंट का एग्जामिनेशन किया जाता है। इससे
जो पता लगाया जाता है वो ये है कि जो बैलेंस शीट तैयार की गई है वो उस ऑर्गेनाइजेशन की सही फाइनेंशियल पोजीशन को व्यक्त करती है या नहीं, जो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया गया है वो सही प्रॉफिट या लॉस को रिप्रेजेंट करता है या नहीं, वो अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन एंड रूल ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग हैं कि नहीं, सभी लेन देन सही तरीके से लिखे गए हैं कि नहीं, फ्रॉड कहीं तो नहीं कर लिए गए हैं या भूल कहीं नहीं कर दी गई है, एरर्स तो नहीं है। इन सब की जांच करके और अंत में एक रिपोर्ट तैयार करना ये ऑडिटर का कार्य होता है और ये ऑडिटिंग की क्रियाएं होती है। जो ऑडिटर होता है वो एक अनबायस्ड और एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति होता है, वही ऑडिटिंग का कार्य करता है। उद्देश्य क्या, ऑडिटिंग क्यों करवाई जाती है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऑडिटिंग इन्हीं कार्यों के लिए करवाता है जो हमने इसके अर्थ में बताए हैं। इन ऑब्जेक्टिव्स को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है मेन ऑब्जेक्टिव। मेन ऑब्जेक्टिव है कि भी करेक्टनेस, रेगुलरिटी, एक्यूरेसी, ट्रूथफुलनेस ऑफ अकाउंट्स की जांच करना, यानी ये जो खाते हैं, खाता बही है जिनके अंदर लेखा जोखा किया गया है वो कंप्लीट है, शुद्ध है और अकॉर्डिंग टू रूल्स है कि नहीं है। ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिटिंग का। दूसरे है सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव। इसमें 3 ऑब्जेक्टिव मुख्य रूप से होते हैं। पहला है डिटेक्टिंग एरर्स, कहीं गलतियां तो नहीं रह गई हैं, त्रुटियां तो नहीं रह गई, लिखने से चूक गए हों या गलत अमाउंट लिख दिया गया हो या गलत साइड में लिख दिया गया हो या गलत राशियों से लिख दिया गया हो। दूसरा है डिटेक्टिंग फ्रॉड्स, फ्रॉड पकड़ना। देखिए एरर होती है वो बिना इंटेंशन के होती है, पता नहीं होता उसका, भूल में होती है। फ्रॉड होती है जानबूझ करके की जाती है। एरर से सदैव नुकसान ही नहीं होता, जबकि फ्रॉड तो हमेशा नुकसान ही देते हैं। तो डिटेक्टिंग ऑफ एरर्स, डिटेक्टिंग ऑफ फ्रॉड्स एंड प्रिवेंशन ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम फ्रॉम द फ्रॉड्स एंड एरर्स, यानी एरर और फ्रॉड से बचाने के लिए पहले से ही ताकीद करना ताकि आगे से अकाउंटिंग सिस्टम सही से चलता रहे। ये सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव थे। तीसरे हैं अदर ऑब्जेक्टिव्स। ये है मेंटेनिंग मोरल प्रेशर ऑन द एम्प्लॉइज हु आर रिलेटेड टू अकाउंटिंग। जो लेखा जोखा कार्य करते हैं, जो खरीद फरोख्त से रिलेटेड है, जो एम्प्लॉइज हैं व्यवसाय के, उनके ऊपर एक मोरल प्रेशर रहता है कि उनको एक भय रहता है कि कल को ऑडिट होगा तो तुमने यदि किसी प्रकार की इसके अंदर फ्रॉडलेंट की तो पकड़ी जाएगी, किसी प्रकार की त्रुटियां भी नहीं करना है, इससे आपके ऊपर जो है आरोप सिद्ध हो जाएगा और आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये। दूसरा है सेटिस्फाइंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। गवर्नमेंट ऑफिशियल, सरकार उन्हीं अकाउंट्स को सही मानती है जिस पर ऑडिटर ने रिपोर्ट दे करके उसको सही बता दिया है, अपनी मोहर लगा दी है, सिग्नेचर कर दी है। तो ये गवर्नमेंट ऑफिशियल। दूसरा जो गवर्नमेंट ऑडिट होती है, गवर्नमेंट विभागों की भी अंदर जो खरीद फरोख्त होती है, लेन देन होते हैं, उनको गवर्नमेंट ऑडिटर्स ऑडिट करते हैं। तो गवर्नमेंट उन्हीं अकाउंट्स को सही मानेगी जो ऑडिटेड हैं। अगला है लीगल कंप्लायंस। भाई इनकम टैक्स है, कोर्ट है, जहां भी कोई डिस्प्यूट होता है वहां ऑडिटेड अकाउंट्स ही मान्य होते हैं। तो इस प्रकार इसके 3 ऑब्जेक्टिव। मैंने ऑब्जेक्टिव में तो वही करेक्टनेस है, एक्यूरेसी है, कंप्लीटनेस है और रेगुलरिटी है, अकॉर्डिंग टू लॉ ये है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशंस अकाउंट्स है कि नहीं, ये जांचना होता है। और एरर्स को, फ्रॉड्स को पकड़ना होता है, प्रिवेंशन के उपाय सुझाना होता है। और इससे कर्मचारियों पर मोरल प्रेशर रहता है। गवर्नमेंट जो अकाउंट्स हैं उनसे गवर्नमेंट सेटिस्फाई होती है, ऑडिटेड होते तभी। और लीगल कंप्लायंस भी जिनसे होता है, जैसे इनकम टैक्स और कोर्ट्स के कार्यों में ऑडिटेड अकाउंट्स ही मान्य होते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव भी हैं और ये असल में इम्पोर्टेंस भी है। इम्पोर्टेंस इन्हीं को हम बोलेंगे किस प्रकार से, एडवांटेज या इम्पोर्टेंस। ऑडिटिंग की क्या महत्व है या क्या फायदे होते हैं। अब ये फायदे भी कुछ तो जर्नल होते हैं, कुछ स्पेसिफिक होते हैं, आपने पढ़े हैं। जो जर्नल जो इम्पोर्टेंस है
सबसे पहले है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का ज्ञान होना। फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल जाता है, वित्त जो बैलेंस शीट है वो उसकी वित्तीय अवस्था को ठीक से दर्शा रही है, कहीं एसेट्स बढ़ा के दिखा रखी हो, लायबिलिटी घटा के दिखा रखी हो, या विंडो ड्रेसिंग कर रखी हो, तो उस चीज का पता चल जाता है। जो इन्वेस्टर होते हैं उनको बड़ा फायदा होता है इस चीज से, वो देख लेते हैं कि इसकी इंसॉल्वेंसी पावर कितनी है। दूसरा है फ्रॉड पकड़े जाते हैं, एरर्स पकड़े जाते हैं, जिससे व्यवसाय को इनसे निजात मिलती है। एरर्स भी आपको ध्यान से, वो जो हमारे अकाउंट्स में एरर्स हमने वहाँ भी पढ़े थे, यहाँ भी एरर्स भी पढ़ने हैं। दो प्रकार के एरर्स होते हैं, एक तो वो जो बैलेंस ट्रायल बैलेंस के से पकड़े जाते हैं, वो जो ट्रायल बैलेंस से नहीं पकड़े जाते हैं। तो जो नहीं पकड़े जाते हैं वो महत्वपूर्ण है, याद रखने आपने। एरर ऑफ कमीशन है, एरर ऑफ ओमिशन है, कंपनसेटरी एरर्स है, प्रिंसिपल एरर्स आपने पढ़े हैं, उनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और जो ट्रायल बैलेंस से पकड़ जाते हैं वो जैसे आप वन साइड पोस्टिंग करना भूल जाते हैं, या वन साइड गलत अमाउंट से पोस्टिंग करते हैं, या रॉन्ग साइड में पोस्टिंग कर देते हैं, या एक ही पोस्टिंग को 2 बार कर देते हैं, या रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग कर देते हैं, या आप लिखना ही भूल जाते हैं एक साइड की पोस्टिंग। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो उससे पकड़ी जाती हैं ट्रायल बैलेंस से। तो ये दोनों प्रकार के एरर्स को आपको देखना है। तो एरर पकड़े जाते हैं, फ्रॉड्स डिटेक्ट हो जाते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन का ज्ञान हो जाता है, एक्यूरेट प्रॉफिट या लॉस का ज्ञान हो जाता है, पता चल जाता है। एम्प्लॉयज पर मोरल प्रेशर रहता है, वो फ्रॉड करने से बचते हैं। मैनेजमेंट भी अलर्ट रहता है, बिजनेस का सही वैल्यूएशन या सही फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल जाता है। इससे व्यवसाय की गुडविल में इजाफा होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उसी व्यवसाय के अकाउंट्स पे भरोसा करेगा जो ऑडिट करवा लेता है। कोई भी कंपनसेशन हासिल करना है या कानूनी जो लड़ाई लड़नी है उसमें ऑडिटेड अकाउंट ही एविडेंस के रूप में सही माने जाते हैं। इनकम टैक्स के लिए वो ऑडिटेड अकाउंट ही हेल्पफुल होते हैं। इसी प्रकार सॉल्वेंसी किस लेवल की है, यानी अपने ऑब्लिगेशंस को मीट करने में कहाँ तक सक्षम है व्यवसाय, ये भी ऑडिटेड अकाउंट से ही पता चलता है। डिविडेंड और बोनस अगर कंपनी को जारी करना तो ऑडिटेड अकाउंट पहले ऑडिट करवाना पड़ेगा, तभी कर सकते हैं, नहीं तो कैपिटल में से बांट बैठेंगे। इसी प्रकार कुछ अन्य एडवांटेज भी होते हैं, जैसे कोर्ट में प्रूफ का काम करते ऑडिटेड अकाउंट्स। पार्टनरशिप में पार्टनर्स के मध्य आपस में ऑडिटेड अकाउंट के कारण विश्वास बना रहता है। कंपैरेटिव स्टडी की जा सकती है। इनकम टैक्स असेस और सेल टैक्स असेस, सेल्स टैक्स तो आजकल रहे नहीं, जीएसटी असेसमेंट कहिए, कि उसमें सहयोग रहता है। इन्वेस्टर्स ऑडिटेड अकाउंट से संतुष्ट होते हैं और वो देख लेते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट सुरक्षित है कि नहीं। इसी प्रकार जो उधार में माल सप्लाई करते हैं वो भी फाइनेंशियल पोजीशन देख के संतुष्ट होते हैं, लेकिन वो भरोसा तो ऑडिटेड अकाउंट्स पर ही करेंगे, तो ऑडिटेड अकाउंट उनके लिए हेल्पफुल होता है। तो जो भी आउटसाइडर रिलेटेड होते हैं बिजनेस से, वो ऑडिटेड अकाउंट पे भरोसा करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, इनकम टैक्स हो, जीएसटी वाले हों, इन्वेस्टर हों, उसके जो है क्रेडिटर्स हों, या सप्लायर्स, या शेयर होल्डर हों, या डिवेंचर होल्डर हों, सभी ऑडिटेड अकाउंट पे ही भरोसा करते हैं। इस प्रकार ऑडिट जो है ये एक बहुत ही अनिवार्य किस्म की जो है नेसेसिटी है किसी बिजनेस के लिए। अब हम ऑडिट के लिमिटेशंस पर आते हैं। देखिए, ऑडिटर बहुत केयरफुली काम करता है। वो एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति होता है। ओनर उसको, कंपनियों में ओनर जो होते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं। शेयर होल्डर अपनी जनरल मीटिंग में ऑडिटर की नियुक्ति करते हैं 1 वर्ष के लिए। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उनमें ओनर
जो लिमिटेड शेयर होल्डर होते हैं वही होते हैं, और अन्य जो भी हैं जैसे पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं, और सोल ट्रेडर में सोल ट्रेडर होता है, ओनर उसको नियुक्त करते हैं, उसका वेतन है, रेमुनेशन है, वो सुनिश्चित करते हैं, उसके कार्य की सीमाएं भी वो सुनिश्चित करते हैं कि आपको कहाँ तक हमारा कार्य करना है। ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति होता है, ओनर को अपनी रिपोर्ट देता है अकाउंट्स की एग्जामिनेशन करने के बाद। लेकिन क्या वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो सकता है? कर्मचारी अवश्य उसको प्रभावित करते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑडिट होती है, वहाँ एम्प्लॉयज उसको प्रभावित करते हैं, इंडिपेंडेंट उसको रहने नहीं देते। दूसरा, फ्रॉड बहुत चालाकी से किए जाते हैं, अतः वो कितना ही ज्यादा पेशेवर हो फिर भी सारे फ्रॉड वो पकड़ ले ऐसा संभव नहीं है। तो इस प्रकार ये कुछ लिमिटेशंस हैं कि बिल्कुल 100% अक्यूरेट होने का वो गारंटी अकाउंट्स की नहीं दे सकता, चाहे वो जांच ले, क्योंकि थ्रो आउट वो एक एक आइटम को नहीं जांच सकता, वो एक सैंपलिंग बना करके जांच करता है। दूसरा है न 100% ऑनेस्टी की गारंटी देता है वो एम्प्लॉयज की, न 100% एक्यूरेसी के अकाउंट्स की गारंटी दे सकता है, न ही वो माइनरली एक एक आइटम पे ध्यान दे सकता है, वो सैंपल बना करके ही जांच करता है, और न ही 100% ये कह सकता है कि कोई फ्रॉड, सारे फ्रॉड मैंने पकड़ लिए, सारे एरर मैंने ढूंढ लिए हैं, ऐसा वो नहीं कह सकता है। ऐसी गारंटी ऑडिटिंग में नहीं दी जा सकती है। हर एक बिजनेस की ट्रांजैक्शन का नेचर कंप्लीट कोई भी ऑडिटर नहीं समझ सकता है, इसलिए कुछ चीजें अछूती रह सकती हैं, और वो केवल अपना ओपिनियन देता है। 100% एक्यूरेसी है इस बात की गारंटी वो नहीं देता है, क्योंकि ऑडिटर फुल प्रैक्टिकल फ्रीडम वहां नहीं ले सकता है किसी भी व्यवसाय में जाकर के। तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि ऑडिटेड अकाउंट्स में भी 100% फ्रॉड एरर्स डिटेक्ट हो गई, ये गारंटीड नहीं है। हाँ, वो ड्यू केयर रखेगा, पूरा अपनी तरफ से जितना सावधानी रखनी है वो रखेगा, तब भी गारंटी नहीं है, क्योंकि वह एक वॉचिंग डॉग का कार्य करता है, न कि एक शिकारी कुत्ते का। वह केवल एम्प्लॉइज के ऊपर ध्यान रख सकता है, उनके अकाउंट्स को देख सकता है, लेकिन वो किसी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता है। तो आज ये हमारा टॉपिक था, ऑडिटिंग का अर्थ है, थोड़ी सा इसका इंट्रोडक्शन था, ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑडिटिंग के एडवांटेज या इंपॉर्टेंस और उसकी लिमिटेशंस। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का था, अब जरूर अपनी बुक को उठा करके इसको रिवाइज करिएगा। धन्यवाद।